एक ऐसा दार्शनिक जिसने विश्व के सभी धर्मगुरुओं की नींद उड़ा दी थी। उनके शिष्य उन्हें भगवान कहने लगे थे। जो एक बार उनके आश्रम जाता फिर वह वहीं का हो जाता। गुरु का ऐसा प्रभाव जिसे कोई एक बार सुनता उसके बाद वह दुनिया भूल जाता। उनके आश्रम में ऐसी कौन सी बात थी जहां जाने के बाद कोई वापस आने का नाम नहीं लेता। इसे देख सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी धर्मगुरुओं और सरकारों की चिंताएं बढ़ने लगी थी। फिर क्या हुआ जब ऐसे में उनके मौत के लिए साजिश रचा गया। एक ऐसा गुरु जिसके देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां अनुयायी बन गई थीं। विनोद खन्ना जैसा सुपरस्टार जो सिनेमा जगत में अपने चरम पर था, जो एक बार उनके पास गया फिर वह उनके मरने के बाद अपने घर वापस आया। क्या सच में उनके आश्रम में सेक्स को बढ़ावा दिया जाता था? संभोग से समाधि की ओर, ऐसा था उनका उपदेश। वह दिन था 11 दिसंबर 1931। मध्य प्रदेश रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया जो 3 दिनों तक ना तो बोला, ना ही रोया और ना ही माँ का दूध पिया। जिसके माता पिता का नाम था बाबूलाल और माँ सरस्वती। उन्होंने अपने संतान का नाम चंद्रमोहन रखा। वे तेरापंथी जैन थे। चंद्रमोहन 1960 के दशक में आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1970 और 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश के नाम से और 1989 में ओशो के नाम से विख्यात हुए। ओशो ने सन 1991 में हितकारिणी सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और 1953 तक पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान एक प्रोफेसर लॉजिक पर लेक्चर दे रहे थे, तभी रजनीश ने उनका तर्क होने लगा। रजनीश का तर्क इतना सटीक था कि क्लास में बैठे सभी छात्रों ने टेबल थपथपाकर तालियां बजा दी। इसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि हम अपने प्रोफेसर को तो निकाल नहीं सकते, पर तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि तुम यह कॉलेज छोड़ दो। इसके बाद डीएन जैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रजनीश को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन दे सकता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम लॉजिक का पीरियड अटेंड नहीं करोगे। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के साथ साथ युवा अवस्था से ही वे ध्यान और साधना में लग गए थे। आगे चलकर ओशो फिलॉसफी के टीचर बने। ओशो नहाने के बेहद शौकीन थे और उन्हें तैरना बहुत पसंद था। एक बार की बात है कि नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा के तैराकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुई। उसमें ओशो ने भी भाग लिया। इसी दौरान किसी ने कहा कि रजनीश क्या तैरेगा। हुआ यह कि वह तैराक कुछ देर तैरने के बाद तो डूब गया, फिर बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया, लेकिन रजनीश घंटों तैरने के बाद 2 दिनों तक लापता रहे। इस दौरान पुलिस भी आई और पूछताछ भी हुई। तीसरे दिन रजनीश घर चले आए। जब पूछा गया कि अब तक कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैरने में मग्न था। रजनीश ने अपने कैरियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस समय एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लग गए। वे राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर के पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्म कांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। उनके दृष्टिकोण में धर्म कूटनीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शैली खो चुका है। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने खुलेआम सेकुलर लिबरेशन की वकालत किया। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता से अलग अलग पेशे के कई लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। जाने माने लेखक सुखवंत सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारों में से एक थे। उनके विचार इतने विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई। अलग अलग लोगों को आकृष्ट करने के लिए
ओशो कई अलग अलग विषय चुनते थे। हर धर्म और सभी आयु के लोग उनका भाषण सुनने के लिए एकत्र होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो उनका शिष्य बन जाता या उनका विरोधी। 1972 के दौरान भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक उनके तरफ आकृष्ट होना शुरू हो गए। विदेशी अनुयायियों को मुंबई का मानसून कुछ नहीं भा रहा था। काफी सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि वे पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और आबो हवा मुंबई से बेहतर थे। फिर पुणे के कोरेगांव को अपना आश्रम के लिए सही स्थान चुना गया। जल्द ही पुणे में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया और रोज 5000 लोग उन्हें सुनने के लिए आने लगे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण पर्यटक बढ़ने लगे। आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने पुणे के अर्थव्यवस्था को भी एक स्थायित्व प्रदान किया और शहर में धन और रंगों की बहार आ गई। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहाँ एक मेडिकल सेंटर बनाया गया जहाँ दुनिया भर से लाए गए डॉक्टरों और नर्सों को रखा गया। कई भारतीय उनकी किताब संभोग से समाधि को पोर्नोग्राफिक किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बात की गई है। ये किताब लिखकर वो सेक्स को दबाने की सोच रखने वाले साधु संतों के दुश्मन बन गए। उन पर आश्रम की महिलाओं में यौन उन्मुक्तता को बढ़ावा देने के आरोप भी लगा। उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके एक शिष्य योगेश ठक्कर का दावा है सिर्फ पुणे में 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वे बताते हैं कि आश्रम 28 एकड़ में बना हुआ है जिसमें 18 एकड़ मालिकाना का हक है और 10 एकड़ सरकार लीज पर रखी है। ओशो के पास एक समय 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं। अब धीरे धीरे पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सके। 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए रवाना हो गए। जहाज की सभी फर्स्ट क्लास की सीटें उनके और उनके निकट सहयोगियों के लिए बुक कर दी गईं। उनके साथ उनके 2500 आश्रमवासियों ने भी अमेरिका की ओर रुख कर दिया। वहां उन्होंने रजनीशपुरम एक शहर बनाया। उसका क्षेत्र करीब 65,000 एकड़ का था। महज 3 सालों में ही यह वीरान इलाका भरे पूरे शहर के रूप में विकसित हो चुका था। इस शहर में भगवान रजनीश के अनुयायी रहा करते थे जिन्हें रजनीशिस के नाम से पुकारा जाता था। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट उनकी शिष्य थीं। वह कहती थी कि हम एक सपनों में जी रहे थे। यहाँ हंसी आजादी, यौन आजादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीजें मौजूद थीं। ओशो के अपने इस शहर में फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, मॉल और कम्युनिटी हॉल जैसे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। धीरे धीरे रजनीश ओशो के फॉलोअर्स और रजनीशपुरम में रहने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी, जो ओरेगन सरकार के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। और फिर वहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। ओशो और यहाँ रहने वाले उनके अनुयायियों पर इमिग्रेशन फ्रॉड, चुनाव में गड़बड़ी, टैपिंग और आतंकवाद जैसे आरोप लगाए गए। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियम के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। आखिरकार वे अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हो गए। अमेरिका से भारत लौटने के बाद ओशो ने खुद कहा कि उन्हें जहर के लक्षण महसूस हो रहे हैं और उनका प्रतिरोध कमजोर हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओशो को अमेरिकी जेल में थैलियम नामक जहर दिया गया था और ओशो की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अंततः 19 जनवरी 1990 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ कि रजनीश ओशो के जीवन से जुड़ी यह जानकारी रोचक लगी होगी। अब एक अगली अनसुनी जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।